हेमंत, क्या रे, तेरे को लिंक नहीं मिल रहा था क्या? हेमंत। नहीं गुरुजी, आज ही मिला मुझे लिंक। अच्छा, इससे पहले तो मैं हर रोज लिंक डालता। आज आज पांचवा क्लास है या छठा क्लास है आज? सुबह। ठीक। आज आज पांचवा या आज छठा क्लास है ना? हाँ हाँ हाँ। तो ये 5 क्लास मिस कर लिया। 400 रुपए तक का खर्चा आ गया इसमें। हे सचिन, हाँ। कितना चिल्ला रहा है? इसी का है। चलो, स्टार्ट करते हैं। गुरुजी वो, गुरुजी हाँ, बोल बोल जा, बोल जा। जो क्लास मिस हुआ है वो तो यूट्यूब पे आपके चैनल पे होगा ना? सारे वीडियो यूट्यूब पे है, जाके देख लो। एक एक करके देखोगे तभी जाके तुम्हें ये समझ में आएगा। अगर एक देख लोगे तो कोई फायदा नहीं, पूरा वीडियो तुमको कंप्लीट करना है। जी ठीक जी। है। अरे अनकोपेटोलॉजी सरफराज सर भी है क्या? तुमच्याकडे स्पेशल क्लास चल रहा है ना? बायोचे तुकडा वगैरे टेस्टिंगला वगैरे देत नाहीत काय? नमस्ते सर। Redmi Note 9 आ गया। Redmi Note 9 सिमेटिक पे आ जाते हैं। लेआउट, लेआउट, फिर सिमेटिक। वाह सर, वेरी नाइस। क्या बे? एक नंबर। कल हम लोग कहाँ पर थे सुबह? सुबह वो 6 साल में हुई। हाँ, नहीं हुए। ये क्या कहते हैं, कर्नल कर्नल पे होने वाला था। कर्नल कल हो गया था ना? कर्नल पैनिक कल हो गया था। ये याद करो, कहाँ पर हम थे? कैसे थोड़ा बोले कीजिए याद है। याद आया या नहीं आया? अरे, याद आया कि नहीं आया? ईएमआई सेकंड शायद होने वाला था। जीरो हो गया था शायद, ईएमआई वन होने वाला। राम गुरु जी। ये प्रणाम प्रणाम। हम्म, इसमें था क्या? कल हम लोग थे क्या? हाँ हाँ। हाँ 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 हाँ, इसमें हमें कहाँ और जाना है? कल हम लोगों का कल EMI CKE1, CKE0, EMI 0, CKE1 एंड CKE0 यही खत्म हुआ था ना? तो आज हम आएंगे EMI DMI 1। यही इसमें कल हम लोग आने वाले थे ना? जी गुरु जी। तो CKE 0, CKE1 और EMI 1, CKE 0, CKE1, ये तुम लोगों का हजम हो चुका है या नहीं हुआ है? बताओ। हाँ, रेडमी नहीं, रियलमी। सर के ऊपर से अभी भी पानी है। क्या बात कर रहा है? अगर हमारे रैम को CPU कम्युनिकेशन करेगा, तो कम्युनिकेशन करने के लिए क्लॉक एनाबल चाहिए कि नहीं चाहिए? क्लॉक एनाबल होगा तभी तो रफ्तार पकड़ेगा हमारा CPU का डाटा। अब जब क्लॉक ही इनेबल नहीं होगा तो रफ्तार कहां से पकड़ेगा? अभी सर के ऊपर से गया या सर के नीचे आ गया? क्या बोलता है शुभ? जी गुरुजी, बात वो नहीं है। बात मतलब बोल रहा हूँ कि इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। हाँ, ये तो सही है। और इतना जल्दी थोड़ी ना हो जाएगा।
इसको बार बार देखोगे तभी जाके। पहले हम लोगों ने, अभी जो हम मीडिया टेक का सीपीयू ले रहे हैं ये एक मिड रेंज सीपीयू है, और हमें ये तय नहीं करना है कि ये सीपीयू का नाम क्या है, ये नहीं तय करना है हमें। मीडिया टेक में हर जो मिड रेंज का सीपीयू आता है उन सीपीयू के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और उसका सीक्वेंस को हम पढ़ रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई सेट आए, अगर वो सीपीयू रिलेटेड फॉल्ट है तो सीक्वेंस के हिसाब से हम पहले कहां से शुरू करेंगे और कैसे कैसे आगे हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा कहां था? पावर स्विच में था। पावर स्विच दबाया, लॉजिक लो हुआ। लॉजिक लो हुआ तो फिर हमारा क्लॉक जनरेट हुआ। क्लॉक जनरेट हुआ तो सीक्वेंस चालू हुआ। सीक्वेंस चालू हुआ तो सबसे पहला वोल्टेज बनेगा लॉजिक का, यानी कि बी कोर, बी प्रोक, बी मॉडेम, प्रोक 1, प्रोक 2, एसराम प्रोक, एसराम कोर, ये सारा बनने के बाद ये हमारा डिजिटल कंप्लीट हो गया, मतलब लॉजिक कंप्लीट हो गया। लॉजिक के बाद फिर हम, हाँ, अगर हमारा लॉजिक कंप्लीट हो गया तो हमें वोल्टेज भी चाहिए, एनालॉग और डिजिटल वोल्टेज। फिर हम लोग आए मतलब डीवीडीडी में आए, एवीडीडी में आए, फिर पीएलएल में आए। पीएलएल के बाद हम पेरी डी, पेरी ए, इसमें आ गए। ये हमारा खत्म हो गया, यानी कि हमारा सीपीयू अभी कमांड देने के लायक हो गया। मतलब सीपीयू अपने आप को तैयार कर लिया कि आगे से हम सारी जो बातचीत ईएमएमसी के साथ करना है। तो ईएमएमसी से बात करने के लिए उसको एक मीडिया की जरूरत है कि नहीं? क्या बोलता है? जी। तो वो मीडिया कौन सा है? रैम है। जी। तो हमारा जैसे ही वोल्टेज का काम खत्म हो गया हम आ गए रैम पे। तो रैम में यहाँ ये जो हमारा यहाँ पर रैम लगा है, तो ये डुअल ब्लॉक का रैम लगा है इस सीपीयू के अंदर। एक 0 से शुरू होता है, एक 1 से शुरू होता है। अगर 0 की बात करें तो ये एंट्री लेवल है, अगर 1 की बात करें तो हैवी टास्किंग के लिए है। अगर हमने कोई हैवी टास्किंग करेंगे तो 0 के साथ 1 को भी हम क्या करेंगे? अलाइव करेंगे। अगर हमारा 0 एक्टिव हो गया तो आमतौर पर छोटे मोटे काम तो हमारा हो जाएंगे, लेकिन हैवी टास्किंग करेंगे जैसे कि कैमरा ओपन करेंगे, 4K वीडियो देखेंगे, कोई हाई एंड गेम खेलेंगे, तो उस टाइम रैम की ज्यादा जरूरत होता है सीपीयू को ईएमएमसी के साथ बात करने के लिए। तो उस टाइम ये क्या करता है, EMI 0 का 16 लाइन, फिर EMI 1 का 16 लाइन को एक्टिव करता है। जब एक्टिव करता है तभी ये, हाँ, मतलब हैवी टास्किंग कर पाता है। ऐसा अगर नहीं हुआ, इनमें से 0 अगर नहीं हुआ तो पोर्ट बनेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। अगर 0 चल रहा है, 1 नहीं चल रहा है, तो हैवी टास्किंग के वक्त या तो लैग करेगा या तो रिस्टार्ट करेगा। लेकिन ये जो रैम के साथ सीपीयू अभी कम्युनिकेट करेगा, तो कम्युनिकेट करने के लिए इसको क्लॉक लाइन की जरूरत है या नहीं है? यही सवाल मेरा था। बोलो, क्लॉक लाइन की जरूरत है कि नहीं जरूरत है? जरूरत तो है। तो क्लॉक को एनाबल करेगा तभी तो क्लॉक लाइन एक्टिव होगा। अगर क्लॉक लाइन एक्टिव हुआ तो फिर हमारा पुल अप रजिस्टर एक्टिव होगा। पुल अप रजिस्टर एक्टिव हुआ तो डाटा को, मतलब पलक झपकते ही वो सीपीयू से लेके कहां पहुंचाएगा? स्टोरेज डिवाइस के अंदर पहुंचाएगा। तो इसमें भी दो तरह का क्लॉक होता है, एक होता है क्लॉक 0, एक होता है क्लॉक 1। क्लॉक 0 एनाबल हुआ तो हमारा 0 से लेकर 16 बीट तक चलेगा, यानी कि पहला सेगमेंट जो पहला ब्लॉक होता है रैम का वो चलने लगेगा। अगर क्लॉक 1 एनाबल नहीं हुआ तो हैवी टास्किंग में EMI 1 अगर हमारा स्टार्ट भी हो गया तो भी वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको उसका उसको चलाने के लिए, यानी कि उसको ढूंढने के लिए कोई कैरियर नहीं है। तो ये कैरियर एनाबल होगा तभी तो EMI 1 तुम्हारा चलेगा। अगर EMI 0 फेल है तो पूरी तरह से तुम्हारा सेट बंद है, पोर्ट बनेगा, बाकी कुछ नहीं। तो इस चलते कल हम लोगों ने EMI 1 और EMI 0, CKE 1 एंड CKE 0, इनको हम लोगों ने देख लिया था। आज हम देखेंगे EMI 1 एंड EMI 0 एंड DMI 0। ये क्या, ये कौन सा बला का नाम होता है? यहीं पर हम आएंगे कि नहीं? क्या बोलता है शुभो?
क्या रे, सो गया क्या? नहीं वो बोलती। थोड़ा कहानी की तरह लग सकता है, लेकिन जिंदगी की सच्चाई यही है। जो हम लोग काम कर रहे हैं, इसकी सच्चाई यही है। EMI 0 CS चिप सिलेक्ट गया। चिप सिलेक्ट के बाद CKE 1 ये भी गया। ये आ गया हमारा EMI 0 और DMI 0। ये क्या होता है? अब हम डाटा बस के एक बहुत ही स्पेशल कार्ड पर हैं। EMI 0 एंड DMI 0, इसका पूरा नाम है एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेस चैनल 0 और डाटा मास्क या डाटा इनवर्स 0। अगर DQ लाइन से डाटा ले जाने वाली लाइंस है, तो DMI वो सुपरवाइजर है जो तय करता है कि कौन सा डाटा अंदर जाएगा और कौन सा नहीं। यानी कि डाटा लाइन तो 16 लाइन आ जाएगा, लेकिन ये 16 लाइन के अंदर सिर्फ हमारा जो रीड राइट करने के लिए स्टोरेज के अंदर कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, जो नहीं जाएगा वो उसको वो ये मास्किंग कर देगा, यानी कि रोक देगा, भाई तेरा तेरा काम नहीं है, तू आगे नहीं जा सकता है, ये जाना है तो इसको ये जाने देगा। यानी कि एक तरह अगर ऐसे हम कहे, DMI अगर हमारा फेल हो जाएगा तो सारा डाटा जो है आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर जाएंगे और फोन जो है वो लैग कर जाएगा। EMI 0 DMI 0 का असली काम क्या है? असली काम है LPDDR4X, जो MT6769 में है। मेन DMI का दो बड़े काम होते हैं। पहले डाटा मास्किंग यानी कि DM। जब CPU रैम में डाटा लिख रहा होता तो कभी कभी उससे पूरे 16 बिट्स नहीं बदलने होते हैं, यानी कि कुछ पहले से होता है और कुछ हमें राइट करना है। तो DMI सिग्नल रैम को बताता है कि भाई सिर्फ ये वाला बिट्स को लिखो, बाकी को छोड़ दो। अब इसी चीज के ऊपर कुछ समझ में आ रहा है क्या? आज आजाद नहीं है ना क्लास में सिंह साहब? कुछ समझ में आ रहा है? ये जो लाइन का एक बेहतरीन काम तुम लोग को हर रोज करते हो, क्या ये समझ में आ रहा है? बोलो 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 बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, नहीं तो आगे बढ़ जाऊंगा, वो ये तुम्हारा सवाल ज्यों का त्यों रह जाएगा। बोलो। जैसे ये 14 पिन को करते हैं, क्या? वो यूएसबी पॉइंट जो शॉर्ट हो जाता है। अरे नहीं, जब तुम फ्लैशिंग करते हो किसी मोबाइल को, तो मोबाइल के अंदर क्या तुम्हारा कंप्लीट डाटा राइट होता है या ओवर राइट होता है? बोलो। ओवरराइट होता है। ओवर राइट होता है। तो यही यही तो मैं कह रहा हूं तभी से, ये तुम लोग हर रोज करते हो, लेकिन तुम्हें कभी पता नहीं है ये DMI 0 से लेकर आगे की जितनी लाइन है, ये तय करते हैं कि कौन सा डाटा लिखना चाहिए और कौन सा डाटा लिखना नहीं चाहिए। ये तय करते हैं। ये तब तक तुम्हारे eMMC या स्टोरेज के अंदर जो पहले से डाटा मौजूद है उसको बारीकी से जांच करता है, डाटा तुम्हारा सही है या नहीं है। अगर वो बारीकी से जांच में पाता है कि ये डाटा तुम्हारा सही है, तो उसको वो राइट करने नहीं देता है, मना कर देता है, मास्किंग कर देता है, भाई तू नहीं लिख सकता, बाकी जितने बचे वो चढ़ जाओ। इससे स्पीड जो है वो बढ़ जाता है। यानी कि ऐसे समझो, हम तुमने कहा एक में एक से शुरू करके 100 तक लिखो, तो तुम 1 2 3 4 करके लिख के 100 तक जाओगे, जितना टाइम लगेगा मैं बोलूंगा तुम एक काम करो, 1 10 20 50 60 80 ऐसे लिख दो, क्या उतना टाइम लगेगा या टाइम बढ़ जाएगा? कम कम लग जाएगा।
तो यही होता है। तो डाटा बस इन्वर्सन डीबीआई, ये बैटरी बचाने के लिए एक देसी जुगाड़ है। अगर इस, हाँ पूछो। अरे क्या, क्या, अरे आवाज नहीं आ रहा है, माइक को सही करो थोड़ा। इज्जत तो करनी पड़ेगी यार। किसी को उस किसी दिन भैया को आए नहीं थे यार। किसी को पूरा इसकी आवाज आ रहा है क्या? अरे उस दिन वो 9 बजे आए थे। अरे यार क्या करते हो, आपस में बात मत करो क्लास के दौरान। हे हेमंत, दूसरे सॉरी सब, सर। हाँ माइक म्यूट करके रख, माइक म्यूट करके रख। तो डाटा इन्वर्सन ये बैटरी बचाने का एक देसी जुगाड़ है। अगर किसी डाटा में बहुत सारे वन यानी कि हाई वोल्टेज है, तो डीएमआई उसे पूरे डाटा को उल्टा यानी कि इन्वर्ट कर देता है। क्या अखिल समझ में आया? अखिल, ये समझ में आया डाटा इन्वर्जन क्या होता है? आज क्या हुआ है? गुरु जी मेरा एक सवाल है। डाटा डाटा जो ट्रांसफर कर रहे हैं ना, वही एक कैपेसिटर शॉर्ट था, मुझे पता नहीं है कि शॉर्ट ओके बता रहा है, लेकिन क्लास करने के लिए दिक्कत आ जाएगा। तो वो तो कैपेसिटर भी शॉर्ट। शायद अली जो भी सवाल करना है, बस इसी के रिलेटेड कर, इसके अलावा कुछ नहीं। ये स्पेशल क्लास है, इसमें अलग तरह का कोई सवाल मत करो। अलग तरह का सवाल करने के लिए तुमको कम से कम हर रोज 15 घंटे का सपोर्ट दिया जा रहा है। सपोर्ट में ये सवाल तुम करो, इस तरह का सवाल इस क्लास के दौरान मत करो, क्योंकि हम भटक जाएंगे। हम अगर भटक गए तो हमारा क्लास कहीं से कहीं अलग जगह में चला जाएगा। आई बात समझ में ना? गुरु जी यही लिख के रखा ना, रैम रैम सीपीयू रैम डाटा वही इसलिए बता रहे अरे क्या, तेरा आवाज नहीं आ रहा है। चलो पहले ये समझो, हमने डीबीआई क्या होता है, डाटा बस इन्वर्जन। जब कभी कमांड ज्यादातर 1111 पर आता है, तो ये इसको इन्वर्स इन्वर्स करके यानी कि कंप्लीमेंट करके ये इसको जीरो बना देता है, ताकि खपत तुम्हारा घट जाए, करंट खर्चा कम हो। रैम उससे वापस सीधा कर लेता है। ट्रेसिंग एंड होल्ड लोकेशन क्या है बोर्नियो सिमेटिक में? ईएमआई जीरो, डीएमआई जीरो हमेशा अपने डाटा ग्रुप के साथ ही रहता है। ये चैनल जीरो का पहला 8 बिट DQ0 से लेकर DQ7 को कंट्रोल करता है। सीपीयू बॉल मैप में ये अक्सर DQ0 से DQ7 के बिल्कुल बीच में या आसपास में मिलता है। प्रैक्टिकली डायग्नोसिस क्या करेंगे? इसकी वैल्यू बिल्कुल डी क्यू लाइन्स के बराबर होनी चाहिए, यानी कि 300 मिली वोल्ट से 450 मिली वोल्ट। द हाफ डेड फॉल्ट, अगर डी क्यू जीरो से डी क्यू सेवन ओके है पर डीएमआई जीरो पर ओएल है, तो सीपीयू और रैम के बीच में डाटा लिखते वक्त ये एरर आएगा। फोन बूट तो होने की कोशिश करेगा, पर डाटा करप्शन की वजह से वो रिस्टार्ट हो जाएगा। डाटा करप्शन के वजह से वो रिस्टार्ट हो जाएगा। मेरे तरफ से क्या टिप है? कई बार फोन ऑन होने पर इंटरनल स्टोरेज करप्टेड दिखाता है। ये बार बार एप्स फोर्स क्लोज नहीं होते हैं। ऐसे में डीएमआई लाइन की लीकेज चेक करना जरूरी है। जब भी कोई ऐप खुल गया, तो तुम उसको जितने बार भी बंद करने की कोशिश करते हो, यहां तक कि तुम होम बटन को प्रेस करते हो, तभी भी वो एप्लीकेशन तुम्हारा बंद नहीं होता है। तो इस लाइन को जरा चेक कर लेना। ईएमआई डीएमआई जीरो फेल होने से क्या सिम्टम्स मिलेगा? डी रैम राइट फेल, फ्लैशिंग के वक्त जब टूल डाटा राइट करने का कोशिश करेगा, राइट फेल या वेरिफिकेशन एरर आएगा। यंगन लोगों उठ लो, क्योंकि सिस्टम फाइल्स पर
सही से रीड राइट नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से ये हैंग ऑन लोगो या बूट लूप में रहेगा। रैंडम स्क्रीन आर्टिफैक्ट्स, कभी कभी डिस्प्ले पर अजीब लाइंस या डॉट आ सकते हैं अगर डाटा इंटरफेस अनस्टेबल हो जाए। समरी टेबल में क्या देखेंगे? लाइन DMI0 कंट्रोल्स DQ0 से DQ7 अगर खराब हुआ तो डाटा करप्शन राइट फेल आएगा। EMI0 DMI1 DQ8 से DQ15 तक ये दूसरा 8 चैनल अगर ये खराब हुआ सिस्टम इंस्टेबिलिटी या डेड हो जाए। EMI0 DMI1, अब हम EMI0 DMI1 पर आके पहुंचते हैं। कौन सा? EMI0 DMI1, ये वाला EMI0 DMI1। अब ये क्या चीज है? LP, सॉरी, ये चैनल जीरो का दूसरा सुपरवाइजर है। अगर EMI0 पहले 8 बिट्स यानी कि DQ0 से DQ7 को संभालता है तो EMI0 DMI1 अलग 8 बिट्स यानी कि DQ8 से लेकर DQ15 तक को ग्रुप को ये कंट्रोल करता है। ये लाइन भी वही काम करता है, डाटा मास्किंग और डाटा बस इन्वर्जन, ताकि बैटरी बचे और डाटा ट्रांसफर फास्ट हो सके। EMI0 DMI1 का असली काम LPDDR4X में डाटा बाइट्स में चलते हैं। एक 16 बिट के चैनल में 2 बाइट्स होते हैं। लोअर बाइट DQ0 से DQ7 इसको DMI0 कंट्रोल करता है। अपर बाइट्स DQ8 से DQ15 इसको DMI1 कंट्रोल करता है। अगर EMI0 DMI1 लाइन ब्रेक हो जाए तो CPU रैम के अपर हाफ को तो सही से मास्क या इन्वर्ट नहीं कर पाएगा। इसका नतीजा ये होगा कि रैम को कचरा डाटा यानी कि गार्बेज डाटा मिलेगा और फोन क्रैश हो जाएगा, यानी कि इस टाइम सिस्टम डिस्ट्रॉय का तुम्हें स्क्रीन के ऊपर मैसेज मिलेगा। फिजिकल लेआउट बोर्नियो सिमेटिक में MT6769B के EMI0 ब्लॉक में लोकेशन ये लाइन हमेशा DQ7 से DQ15 के बीच के क्लस्टर में मिलेगा। इसका ट्रैक लेंथ भी एग्जैक्टली अपने ग्रुप की DQ लाइन के साथ बराबर होती है। अगर ट्रैक की लंबाई में फर्क हो तो टाइमिंग आउट हो जाता है। डायग्नोस्टिक क्या करेंगे? इसकी वैल्यू बिल्कुल अपने ग्रुप के DQ8 से DQ15 की लाइन के बराबर आनी चाहिए। द ऑड फॉल्ट अगर आप चेक करते हैं और DQ8 से DQ15 ओके है पर DMI1 पर जो OL आ रहा है तो समझ जाओ CPU रैम रिवलिंग की जरूरत है। प्रैक्टिकल सिम्टम्स क्या है? कई बार फोन ऑन होता है पर जब कोई हैवी टास्किंग जैसे वीडियो या बड़ा आप मेमोरी के सेगमेंट में लोड होती है तो फोन तुरंत ब्लू स्क्रीन या ऑटो रिस्टार्ट करने लगता है। EMI0 DMI1 फेल होने के क्या स्टेटस? DRAM राइट फेल। जब हम SP फ्लैश टूल में इस तरह का मोबाइल को फ्लैश करते हैं तो ये एरर आता है, स्टेटस DRAM राइट एरर। कर्नल पैनिक, जब फोन ऑन होने के बाद थोड़ी देर में रीस्टार्ट हो जाना क्योंकि मेमोरी सिंक्रोनाइजेशन फेल हो जाता है। हाईपोर्ट बीरोम मोड, अगर ये लाइन शॉर्ट हो जाए तो फोन रैम को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा और सीधा पोर्ट बनाएगा। समरी चैनल में वही चीज हम देख लेंगे। EMI0 DMI0 DQ0 से DQ7 लोअर बाइट कंट्रोल, ये अपर बाइट कंट्रोल। अब हम आते हैं EMI1 एंड DMI0। EMI1 एंड DMI0 यहां पर आ जाते हैं। EMI1 एंड DMI0। अभी यहां तक मैंने इतना सारा बताते बताते आया, बताओ यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत हो रहा है या अपने पास कोई ऐसा सवाल है इसी क्लास के रिलेटेड तो तुम यहां कर सकते हो, ताकि हम उस सवाल को लेके फिर आगे बढ़ेंगे। बोलो। देखो, क्लास में अगर सब खामोश रहोगे तो क्लास में मजा नहीं आएगा, तुमको भी मजा नहीं आएगा और मुझे भी करने में भी मजा नहीं आएगा। बोलो क्या चाहते हो? अब तक तो कोई सवाल नहीं गुरु जी। तो अभी तक सारा सब कुछ सही चल रहा है?
अब तक तो सही है। तो अभी हम आ जाएंगे EMI 1 DMI 0 पे। ओके। चलो ठीक। अब हम EMI 1 DMI 0, अब चैनल 1 EMI 1 के पहले सुपरवाइजर EMI 1 DMI 0 पर है। जैसा कि हमने चैनल 0 में देखा, ये लाइन चैनल 1 के पहले 8 बिट DQ0 से DQ7 के रिलायबिलिटी और पावर एफिशिएंसी को संभालता है। MT6769B में जब चैनल 1 यानी कि सेकेंडरी चैनल एक्टिव होता है तो EMI 1 DMI 0 वहां के डाटा ट्रैफिक को मैनेज करता है। यानी कि दूसरे सेगमेंट में जब हम पहुंचते हैं तो दूसरे सेगमेंट का मास्किंग करना या इंप्लीमेंट करना या इसको कंप्लीमेंट देना, यानी कि 1 को 0 करना या 0 को 1 करना, यही काम ये EMI 1 सेकंड सेगमेंट में यानी कि DQ1 से लेकर DQ15 तक करता है। EMI 1 और DMI 0 का काम क्या है? डाटा को हैंडल करना। LPDDR4X में ये लाइन दो बड़े रोल्स प्ले करते हैं। जब चैनल 1 यूज हो रहा हो तो डाटा मास्किंग, अगर सीपीयू को चैनल 1 के पहले बाइट यानी कि DQ0 से DQ7 में से कुछ बिट्स को नहीं बदलना है तो ये सिग्नल रैम को इंस्ट्रक्शन देता है। ये चैनल 1 की बैटरी को कंजप्शन को करने के लिए डाटा बिट्स को कभी इन्वर्ट या उल्टा कर देता है। बोर्नियो स्कीमेटिक में 69B के EMI 1 ब्लॉक में हम क्या देखेंगे? लोकेशन। ये लाइन हमेशा चैनल 1 के पहली 8 लाइंस यानी कि EMI 1 DQ0 से EMI 1 DQ7 के क्लस्टर के आसपास है। कहां से जाता है? CPU बॉल, राइट वे, राइट एरो, PCB लाइनर, लेयर, राइट रैम पिन। इसका ट्रैक लेंथ अपने डाटा ग्रुप के बिल्कुल बराबर होता है। यानी कि ये CPU के अंदर दाहिने तरफ कोने में इसकी बॉल तुम्हें मिल जाएगा। व्हाट्सएप में कैसे टेस्टिंग करेंगे? इसकी वैल्यू बिल्कुल चैनल 1 DQ लाइन से बराबर होनी चाहिए, 300 मिली वोल्ट से 450 मिली वोल्ट। द स्लो मोशन फॉल्ट, अगर EMI 0 के लाइंस ओके है पर EMI 1 DMI 0 पर OL आ रहा है तो फोन तो बूट हो जाएगा, पर जैसे ही सिस्टम ड्यूअल चैनल मोड में स्विच करेगा तो फोन एक्सट्रीम लैग करेगा या क्रैश हो जाएगा। कई बार टेक्नीशियन सिर्फ चैनल 0 को चेक करके छोड़ देते हैं। अगर फोन हैंग ऑन लोगो है या सिस्टम UI इज नॉट रेस्पॉन्डिंग बार बार आ रहा है तो चैनल 1 की DMI लाइंस को चेक करना बहुत जरूरी है। DMI 1 और DMI 0 फेल होने का सिम्टम्स क्या है? DRAM कंपेयरिंग एरर, फ्लैशिंग के वक्त टूल राइट किया गया है, राइट किए गए डाटा को वेरीफाई करता है तो मिसमैच आएगा। आप फोर्स क्लोज बड़ी ऐप्स खोलते ही बंद हो जाएगी क्योंकि चैनल 1 को डाटा करप्ट हो रहा है। जब हमारा दोनों चैनल यानी कि रैम का जो 2 चैनल है, एक होता है डाटा Q0 एंड डाटा Q1। डाटा Q1 0 के साथ मिलके हैवी टास्किंग का काम करता है, तो किसी वजह से अगर डाटा Q1 हमारा काम नहीं किया तो हैवी टास्किंग के वक्त ये हमारा सेट को रिस्टार्ट करेगा। तो ये है इसका समरी टेबल। अगर कुछ भी ना पढ़ो, अगर समरी टेबल को अगर याद रख लोगे तो काफी है तुम लोगों के लिए। MT6769V में EMI इंटरफेस के आखिरी डाटा मास्क इन्वर्सन लाइन है। ये लाइन चैनल 1 यानी कि सेकेंडरी चैनल के अपर बाइट्स यानी DQ8 से DQ15 ग्रुप को कंट्रोल करता है। इस लाइन के साथ ही हमारा पूरा डाटा बस कंट्रोल यानी कि DMI सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। EMI 1 और DMI 1 जो कि ये लाइन है, EMI 1 और DMI 1 ये लाइन, ये हमारा डाटा बस के जो लाइन है इसका आखिरी लाइन है। ये शुरुआत है, ये पहले दौर की आखिरी है, ये दूसरी दौर की शुरुआत है, ये दूसरी दौर की आखिरी। यहाँ पर हमारा ये खत्म हो जाता है।
डाटा मास्किंग डीएम रैम को बताता है कि अपर बाइट्स में कौन सा डाटा इग्नोर करना है और किसको राइट करना है। डाटा बस इन्वर्सन ये बार बार मैं बता चुका हूं, इसको बार बार नहीं बताऊंगा। बॉल लोकेशन भी ये ट्रेसिंग तुम आराम से कर लोगे। पैथ कहाँ है ये भी वही कोने में रहेगा तुम्हारा। डायग्नोसिस वर्कशॉप टेस्टिंग क्या है डायोड मोड में, इसकी वैल्यू बिल्कुल डीक्यू लाइन के साथ बराबर होगा। लेकिन इसमें फॉल्ट क्या आएगा, राइट फेल फॉल्ट। अगर आप फोन फ्लैश कर रहे हैं तो एरर आ रहा है डी रैम राइट एरर या स्टेटस चेकसम्स एरर। ये तुम लोगों के साथ बहुत बार आता है कि नहीं, स्टेटस चेकसम एरर, ये फॉल्ट आता है ना तुम लोगों के साथ। जी तो ये किसके वजह से आ रहा है, TMI 1 एंड TMI 0, इसके वजह से ये तुम्हारा आएगा। प्रैक्टिकल फिक्स क्या है, कई बार फोन नॉर्मल बूटिंग में ओके लगता है, लेकिन जैसे ही आप आतंतु बेंचमार्क, ये एक तरह का लाइनअप्स लाइन है, या कोई हैवी गेम को रन करते हो तो फोन रिस्टार्ट हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हैवी लोड पर चैनल 1 और उसका DMI सुपरवाइजर सही से काम करना जरूरी है। अगर ये काम नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम तुम्हारा आएगा। EMI1 DMI1 फेल होने का सिम्टम्स क्या है, सॉफ्टवेयर क्रैशिंग के वक्त स्टेज में वेरिफिकेशन फेल हो जाना, आप क्रैश फ्रीज हैवी ग्राफिक्स वाले एप्स लोड करते ही बंद हो जाना, बीरो पोर्ट लूप बनाना, अगर लाइन में शॉर्ट है तो CPU रैम को इंस्टॉलाइज नहीं कर पाएगा, इस वजह से फोन बार बार सिर्फ पोर्ट बनाएगा और छोड़ेगा, पोर्ट बनाएगा और छोड़ेगा। अभी सिंह साहब आपका यही सवाल था ना, जी गुरुजी। अभी समझ में आ गया। जी 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 जी। अब ये तुम्हारा कंप्लीट डाटा टेबल है, ये कंप्लीट, बस इतना तुम याद रख लो, ये बेहद जरूरी है, इतना याद रख लो। पीछे हम जितने भी पढ़ रहे हैं ना, सभी का सार यही है, सभी का सार यही है। अभी हमारा DMI सेक्शन खत्म हो गया। अभी DMI सेक्शन खत्म होने के बाद यहां पर हमारे पास जो आ रहा है EMI 0 DQ S0T एंड S0C, ये क्या होता है, C&T बिल्कुल उसी तरह है। यहां पर बस 2 लाइन को मैं समझाऊंगा, 2 लाइन समझ के मैं आगे निकल जाऊंगा। चलो यहां पर चलते हैं। यहां पर DQ0T क्या है, C क्या है, इसको जरा देख ले। अब हम EMI 0 DQS0T पर हैं। यहाँ EMI इंटरफेस का सबसे क्रिटिकल टाइमिंग सिग्नल है। इसका पूरा नाम है EMI चैनल 0 का डाटा स्ट्रोक 0 यानी कि ट्रू। अगर DQ लाइन को हम गाड़ी कहे तो DQS वो ट्रैफिक लाइट है जो बताती है कि गाड़ी कब रुकनी है और कब चलना है। इसके बिना CPU को कभी पता नहीं चलेगा कि DQ लाइंस पर जो डाटा है वो कब पढ़ना है या कब नहीं पढ़ना है। सो DQS0T, T का मतलब यहां पर होता है ट्रू सिग्नल। LPDDR4X में डाटा स्ट्रोब डिफरेंशियल होता है, डाटा स्ट्रोब डिफरेंशियल होता है। क्या समझ में आ रहा है स्ट्रोब क्या है, स्ट्रोब क्या है, समझ में आ रहा है। प्ले स्ट्रोक की तरह आता है वहीं से। बिल्कुल बिल्कुल वही वही वही। DQS0 ट्रू मेन टाइमिंग सिग्नल होता है, DQSC कॉम्प्लीमेंटरी, इसका बिल्कुल उल्टा होता है, इसका बिल्कुल उल्टा होता है। जहां तक सुहेल मेरे ख्याल से ये कॉम्प्लीमेंट आराम से तुम समझ पा रहे हो, इसका बिल्कुल उल्टा या इन्वर्टेड सिग्नल होता है। EMI 0 DQS-T चैनल 0 के पहले बाइट्स DQ0 से 7 की टाइमिंग को कंट्रोल करता है। जब यह सिग्नल हाई से लो या लो से हाई होता है तभी RAM या CPU डाटा लाइंस
के बिट्स को कैच कर रहे हैं। जब तक ये हाई और लो नहीं होगा तब तक रैम इस बाइट्स को कैच नहीं कर पाएगा। बोर्नियोसिमेटिक में आप देखेंगे DQS0T और DQS0C हमेशा एक दूसरे के अगल बगल में होंगे और ट्विस्टेड पेयर की तरह ये ट्रेस के लिए ट्रेस किए जाते हैं। ये हमेशा DQ07 से 0 से लेकर DQ7 की पिंस को बिल्कुल बीच में होते हैं। और लेंथ मैचिंग, जब भी इस क्लास को हम लोगों कल रैम के बारे में पढ़ना चालू किया है तब से मैं यही बता रहा हूं, लेंथ मैचिंग। यानी कि बोर्ड डिजाइन में अगर यहां पर थोड़ा सा भी गलती हो जाएगा तो टाइम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब तुम लोगों के मन में ये छोटा सा सवाल आ सकता है कि एक जरा सा जो ट्रैक के अंदर जो तार होता है, जो लंबाई होता है, वो अगर थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाए तो उसमें टाइमिंग जो है वो मिसमैच क्यों हो जाता है? ऐसा सवाल है क्या मन में? जी सर। सिंपल लॉजिक सुनो। यहां पर जो हमारा टाइमिंग होता है वो क्या सेकंड में होता है या मिनट में या घंटे में होता है? बहुत कम। मतलब पिको मिनट। सेकंड में होता है ना, पिको सेकंड जी में जी होता है ना। तो अगर पिको जी। सेकंड की हम बात करें तो एक पिको सेकंड, एक सेकंड का कितना हिस्सा होता है? एक 10 सेकंड इंटू 10 इंटू माइनस 9। 9। 9 हो गया तो कितना हो गया? 10 करोड़ हो गया। आई थिंक यस यस। 10 करोड़ हो गया ना। तो जी एक सेकंड का 10 करोड़ हिस्सों में से एक हिस्सा होता है इसका टाइमिंग। तो अब मुझे बताओ, तार में अगर थोड़ी सी भी लंबाई इधर उधर हो जाए तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़िया। अगर रेजिस्टेंस बढ़ा तो बैरियर बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल। और बैरियर बना तो टाइमिंग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जी जी अब क्या लेंथ मैचिंग समझ में आ गया? जी। अच्छे से। यहां पर जरा सी भी अगर लंबाई में कम ज्यादा होगा तो क्लॉक जो है वो बिगड़ जाएगा। और टाइम अगर सिंक्रोनाइजेशन एक ज्यादा एक कम हो गया तो डाटा का डिफरेंशियल नहीं बैठेगा। यानी कि आम भाषा में जो हम लोग कहते हैं कि GR को चेक करो, यानी कि ग्राउंड रेफरेंस को चेक करो। ग्राउंड रेफरेंस क्या होता है? पॉजिटिव के साथ नेगेटिव का बिल्कुल बराबर 0 होना चाहिए। उसी तरह डाटा DQS-T और DQS-C, ये दोनों के बीच में रेफरेंस बिल्कुल 0 होना चाहिए। अगर रेफरेंस 0 नहीं होगा तो टाइम में तब्दील हो जाएगा, और टाइम में तब्दील हो गया तो मोबाइल एक तरह का पागल हो जाएगा। वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो खुद भी नहीं समझ पाएगा। इनकी वैल्यू DQ लाइन से थोड़ी लो हो सकती है, अक्सर 200 मिलीवोल्ट से लेकर 350 मिलीवोल्ट के बीच में होता है। DQS-T और DQS-C दोनों की डायोडा वैल्यू बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अगर एक पर 250 मिलीवोल्ट और दूसरे पे 350 मिलीवोल्ट है तो समझ लो CPU के अंदर या नीचे लीकेज हो सकता है। हॉट टेस्टिंग में ऑसिलोस्कोप या DSO में मल्टीमीटर से इसे चेक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये सिग्नल मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज की स्पीड पर चलता है। ये सिग्नल मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज की स्पीड पर चलता है। DSO पर ये एक आई डायग्राम की तरह दिखेगा। मुझे बता सकते हो क्या सुबह इस लाइन में कितना फ्रीक्वेंसी होता है? सुबह जी गुरु जी। कितना फ्रीक्वेंसी होता है इस लाइन पे? कितना फ्रीक्वेंसी होता है इस लाइन पे? कोई इसमें अंदाज, कोई अंदाज तुम्हारा? 100 किलोवाट। नहीं, कम से कम 200 मेगाहर्ट्ज से ऊपर, और 200 मेगाहर्ट्ज के ऊपर और 1 गीगाहर्ट्ज के बीच में होता है। तो क्या DSO इसको माप सकता है? हम लोग जो नहीं। DSO इस्तेमाल करते हैं वो 100 मेगाहर्ट्ज या 200 मेगाहर्ट्ज का होता है। तो क्या DSO इसको माप सकता है?
नहीं नहीं। इस वजह से ये आई आंख के जैसा डायग्राम बना के छोड़ देगा। वहीं से हमें पता चल जाएगा कि ये सही है। तो अगर ये फेल हो जाए तो क्या सिम्टम्स हमको मिलेगा? फोन फ्लैश करते वक्त सीपीयू डाटा रीड नहीं कर पाएगा, तो स्टेटस DRAM रीड एरर का फॉल्ट तुम्हारा आएगा। और अगर ये लाइन फेल हो गया तो कंस्टेंट ऑटो रिस्टार्ट करेगा, फोन ऑन होने की कोशिश करेगा, पर रैम सिंक ना होने की वजह से ये बार बार बंद होगा। अगर चालू नहीं हुआ तो ये हाई पोर्ट बनाएगा, यानी कि बूट रूम पोर्ट ये बनाएगा। अगर ये लाइन शॉर्ट हो जाए तो फोन डायरेक्ट पोर्ट बनाएगा, क्योंकि टाइमिंग के बिना मेमोरी कम्युनिकेशन इम्पॉसिबल है। यहां से देख लो इसको। ये बेहद जरूरी है। हर जगह में मैं एक समरी टेबल तुम लोगों के लिए बना के रखा हूं। जैसे बचपन में हम लोग पढ़ते थे तो टेबल दिया जाता था, उसमें तुम्हें मैच करवाने के लिए बोला जाता था, उसी तरह का टेबल यहां पर दे दिया हूं। तो टेबल को अच्छे से देख लो, तो इसी हिसाब से अगर काम करोगे तो तुम्हें काम करने में आसानी होगा। तो टी हमने देखा, अभी हम सी देखेंगे। इसका पूरा नाम है EMI चैनल 0 डाटा स्ट्रोक 0, यानी कि यह कॉम्प्लीमेंटरी। जैसे कि मैंने पहले बताया, LPDDR4X में टाइमिंग सिग्नल अकेले नहीं चलते हैं। DQS0T और DQS0C एक डिफरेंशियल पेयर है। इनका काम बिल्कुल एक पुराने जमाने की पटरी रेलवे ट्रैक जैसा है। दोनों का साथ होना और सही फासला भी होना जरूरी है। अब यही चीज अगर सीपीयू को छोड़ दे, यही चीज अगर सीपीयू को छोड़ दे तो हमें और कहां देखने को मिलता है? रामचरण, रामचरण, क्या रे रामचरण नहीं है क्या? है तुम लोग यार बहुत खामोश बैठते हो तो मजा नहीं आता है मेरे को क्लास में। है सर। खामोश सोच रहे बैठते हो। नहीं। अरे यही चीज मैं पूछ रहा हूं, ये डिफरेंशियल पेयर हमारा और कहाँ होता है? कभी भी तुम लोगों ने जहां जहां हमारा डिजिटल माइक का इस्तेमाल हुआ है, वहां पर कभी भी माइक का एक सिरा ग्राउंड होता है क्या? बताओ। माइक का जो दोनों बायोसिंग सिरा हमारा माइक के अंदर जाता है, कभी एक बायोस नहीं, माइनस और एक बायोस प्लस होता है क्या? बाइक का ग्राउंड होता है तो बस। उसका आउट क्लियर नहीं होता है गुरुजी। इसी वजह से डिफरेंशियल पेयर बनाया जाता है। और डिफरेंशियल पेयर बनने के कारण नॉइज जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसीलिए डाटा टी एंड डाटा सी ये दोनों डिफरेंशियल पेयर है। जैसे तुम्हारा लाउड स्पीकर हो गया या तुम्हारा ईयर स्पीकर हो गया, इन दोनों में कभी भी कोई ग्राउंड की काम होता है? हालांकि अगर हम ग्राउंड देंगे तो आवाज आएगा, लेकिन आवाज में क्या आ जाता है? डिस्टोरेशन आ जाता है कि नहीं आता है? जी जी अभी समझ में आया इसको एक डिफरेंशियल पेयर क्यों बनाया जाता है? जी। क्योंकि नॉइज को खत्म करना। हाई स्पीड डाटा मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में सिग्नल बहुत जल्दी नॉइज को पकड़ लेते हैं, नॉइज को पकड़ लेते हैं। DQS0C का काम उस नॉइज को खत्म करना। डिफरेंशियल साइनिंग सिग्नलिंग, जब DQS0T का सिग्नल ऊपर हाई जाता है तो DQS0C का बिल्कुल उसका उल्टा उसी वक्त नीचे लो पर जाता है। एक्यूरेसी सीपीयू इन दोनों सिग्नल के बीच का फर्क यानी कि डिफरेंस को देखता है। इससे टाइमिंग इतनी एक्यूरेट हो जाती है कि बहुत फास्ट डाटा भी बिना गलती के रीड राइट हो जाते हैं। अब यहां पर फिर भी एक छोटा सा सवाल बनता है। ऐसा डिफरेंशियल पेयर हमने स्पीकर में देखा, लाउड स्पीकर में देखा, माइक में देखा, और सबसे अहम हमारे मोबाइल के अंदर इसी तरह का डिफरेंशियल पेयर और कहां देखने को मिलता है?
और डिस्प्ले में गुरु जी, कहाँ से? डिस्प्ले बीपी लाइन। उससे अगर आपका पेयरिंग उस टाइम डिस्प्ले लाइट हल्का से जलता है। उसमें थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं करता है। शंट रजिस्टर मालूम है आपको? जी शंट रजिस्टर का दोनों साइड से डिफरेंशियल पेयर लेके सीपीयू क्या तय करता है? बैटरी का हेल्थ और करंट हेल्थ और जी जी सारी जी जानकारी लेता है ना। तो वहां जी पर जो डिफरेंशियल पेयर बनता है वो कितना होता है? जबकि तुम्हारा रजिस्टर एक ओम्स का 100वां हिस्सों में से एक हिस्सा होता है, यानी कि 001 होता है या 005 होता है, ऐसा होता है ना वो शंट रजिस्टर वहां पर। जी 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 जी, जी बिल्कुल। तो दोनों तरफ से करंट को लेके बैटरी का हेल्थ को वो पता कर लेता है ना। तो जी यहां पर हमें क्या समझने को मिला? जब भी सीपीयू कहीं पर डिफरेंशियल पेयर बनाता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है। क्योंकि अगर हाई होगा तो पेयरिंग को कैलकुलेशन करने में वक्त लग जाएगा। इसलिए एकदम हल्का सा करंट के जो डिफरेंशियल बनता है उससे सीपीयू इनको करेक्टली पकड़ लेता है। ट्रेसिंग इन बोर्नियो, बोर्नियो सिमेटिक में आप देखेंगे कि ये दोनों ट्रैक्स DQS0T एंड DQS0C हमेशा एक दूसरे के साथ साथ यानी कि पैरेलल में चलते हैं। तो क्या यहाँ पर पैरेलल में चलते हैं? यहाँ पर पैरेलल में चले हैं कि नहीं दोनों? अभी यहाँ पर देख लो, जी बिल्कुल पैरेलल में है ना। तो यहाँ पर मैंने जी जीरो तुमको बता दिया, तो जीरो तुमने समझ लिया DQ0 से DQ7 तक। और हम अगर EMI 1 DQS1 में आते हैं तो वो DQ1 से लेकर DQ8 तक ये लाइन के लिए ये दूसरा सेगमेंट यहाँ पर जो है वो इसको संभालते हैं। फिर यहां पर हम आते हैं अगले पड़ाव में। अगले पड़ाव में हमें देखना है EMI CKC एंड CKT। ये इसमें भी हम दो लाइन को तुम्हें बता देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आ गए हम EMI 0 CKT। ये क्या होता है? अब हम EMI 0 CKT पर आ गए हैं और ये पिछली लाइन DQS से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। EMI 0 CKT का मतलब होता है एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेस क्लॉक ट्रू या क्लॉक कॉम्प्लीमेंटरी। ये रैम के लिए मास्टर क्लॉक लाइन है। अगर DQS लाइन डाटा कब लेना है बताती है तो ये सी के यानी कि क्लॉक लाइन पूरे मेमोरी इंटरफेस की धड़कन यानी कि हार्ट बीट। मास्टर सिंक ये लाइन सीपीयू से रैम को मिलती है। इसके बिना रैम को पता ही नहीं चलेगा कि चिपसेट कब काम शुरू कर रहा है। अगर ये लाइन फॉल्टी है तो फोन डेड होगा और पीसी पर मीडियाटेक यूएसबी पोर्ट बनाएगा। देखो कहां पर बीरोम पोर्ट बनेगा और कहां पर मीडियाटेक यूएसबी पोर्ट बनेगा, ये मैं बार बार कहते जा रहा हूं। तो इस चीज को भी तुम ध्यान रखोगे। जी लेकिन बूट लोडर गुरुजी लोड नहीं। हाँ बोलो। गुरुजी मेरे एक सवाल है। हाँ मीडियाटेक का पोर्ट के लिए एक सवाल है और ब्रह्मपुट के पोर्ट के लिए एक सवाल है। मेरे को हाँ बताइए। मैं माइक में गाड़ी में है सुन रहा हूँ। हम्म देखो बीरोम पोर्ट जो होता है वो हाई पोर्ट होता है और मीडियाटेक पोर्ट जो है वो लो पोर्ट होता है। ये फर्क होता है। जब बीरोम पोर्ट बनता है तो वो बूट रोम को साथ लिंक करता है और मीडियाटेक पोर्ट जो है सिंपल तुम्हारा सीपीयू के साथ रिलेटेड होता है।
बी रोम पोर्ट तुम्हारा सीपीयू और स्टोरेज डिवाइस के बीच में होता है, लेकिन मीडिया टेक पोर्ट सिर्फ एंड सिर्फ तुम्हारा सीपीयू में होता है। क्लियर है क्या? क्लियर है? यस यस गुरुजी। डिफरेंशियल पेयर इसका पार्टनर EMI0 C यानी कि कॉम्प्लीमेंटरी होता है। ये दोनों लाइन हमेशा साथ साथ चलते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी, ये लाइन बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, इसलिए इनका ट्रैक लेंथ और इम्पीडेंस मैच होना बहुत जरूरी है। तीनों, यहाँ इनका ट्रैक का लेंथ और इम्पीडेंस, इम्पीडेंस समझ में आ रहा है ना? क्या सुबह इनकी इम्पीडेंस की अगर हम बात करें तो क्या आमतौर पर ये जो मल्टीमीटर हम लोगों के पास है, उस मल्टीमीटर से इसका इम्पीडेंस को हम माप सकते हैं? नहीं। क्योंकि ये इतना कम होता है, इतना कम होता है, ये माइक्रो ओम्स, मिली ओम्स, पिको ओम्स में होता है, जो कि इस तरह का मल्टीमीटर में हम लोग इसका माप नहीं सकते हैं। तो इसको मापने के लिए हमें अलग तरह का मिली ओम्स, माइक्रो ओम्स का मीटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। गोल्डन रूल क्या है? सीके लाइंस की डायोड वैल्यू अक्सर गुरुजी, जो मल्टीमीटर से आप माप सकते हो वो मल्टीमीटर का एक बार सेट में सब दिखा दिए, वो मल्टीमीटर खुद खुद बिल्कुल लूंगा। बिल्कुल दिखा देंगे। वो 16,000 से ऊपर लगता है वो पैसा। अगर तुम्हें खरीदना हो तो मैं ग्रुप में डाल हम दूंगा। कभी बोले 16,000 का 20,000 रुपये लग जाएगा, तो भी आपका जैसा काम करता है हम ऐसा करूंगा। चलो कोई बात नहीं, मैं डाल दूंगा ग्रुप में। तो सीके लाइंस की डायोडा वैल्यू अक्सर DQS लाइन से थोड़ी अलग हो सकता है, लेकिन CKT और CKC वैल्यू आपस में 100% मैच होनी चाहिए। अगर 10-20 पॉइंट का भी डिफरेंस है तो क्लॉक सिग्नल स्क्यू यानी कि डिग्रेड हो जाएगा। वोल्टेज चेक हॉट टेस्टिंग पर अगर फोन ऑन करने की कोशिश करे तो इन लाइंस पर हल्का सा वोल्टेज अक्सर 0.6 से लेकर 1.2 वोल्ट के बीच में रैम टाइप्स के हिसाब से बनना चाहिए। अगर वोल्टेज बिल्कुल जीरो है तो PMIC से रैम सप्लाई यानी कि VDD क्यू को चेक करें, क्योंकि अगर रैम को पावर नहीं मिलेगा तो क्लॉक सिग्नल भी एक्टिव नहीं होगा। ऑसिलोस्कोप DSO का रिक्वायरमेंट क्या है? इन लाइंस को चेक करने के लिए सबसे सही तरीका DSO है। अगर क्लॉक वेव फ्रॉम स्क्वायर या साइन वेव की जगह नॉइज दिख रहा है तो इसका मतलब CPU के नीचे कचरा है या थर्मल डैमेज है। तो इन दोनों को तुम जरा देख लो, इनका क्या काम बनता है। DQS स्ट्रोब, अगर टाइमिंग है तो फेल्यूर होने पर हैंग ऑन लोगो रिस्टार्ट यानी कि डी एरर देगा। अगर CK यानी कि क्लॉक सिस्टम को सिंक करता है, अगर ये फेल हो गया तो डेड हो जाएगा, ओनली पोर्ट नो बूट होगा। तो ये दोनों का मैंने तुम लोगों को बता दिया। अभी एक एक करके बताने में बहुत टाइम जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा और इस सेक्शन का जो सबसे आखिरी लाइन होता है वो होता है EMI और रीसेट एन। क्या होता है EMI रीसेट एन? क्या चीज होता है? एन का पता है फिर। एन का पता नहीं, यानी कि क्या? एक्टिव लो। एक्टिव एक्टिव लो। लो। चलो देख लेते हैं इसको। ये अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि क्रिटिकल लाइन पर आ गए हैं, EMI रीसेट एन। MT6966769B में ये लाइन रैम इंटरफेस के लिए मास्टर किल स्विच ध्यान रखना, रिस्टार्ट बटन है। ये रिस्टार्ट बटन की तरह काम करता है। इसका काम है मेमोरी यानी कि DRAM को एक एक क्लीन स्टेट में लाना होता है ताकि वो CPU के साथ कम्युनिकेशन शुरू कर सके। EMI रीसेट एन की गहराई क्या है? एक्टिव लो सिग्नल, नाम के पीछे एन लगा है, इसका मतलब है ये नेगेटिव लॉजिक पर काम करता है। यानी जब ये लाइन 0 होती है तब रैम रीसेट मोड में होती है। काम करने के लिए इस लाइन का हाई यानी कि 1.8 वोल्ट होना जरूरी है।
अगर रीसेट एन में हमको 0 मिल रहा है तो लाइन हमारा ब्रेक है, तो यहां से सेट हमारा चलेगा नहीं। अगर लाइन में हमें 1.8 वोल्ट मिल रहा है तो हम इसको समझ जाएंगे लाइन हमारा सही है और काम हमारा सही होना चाहिए। तो क्या सुबह ऐसा लाइन पर कांस्टेंट हमें 1.8 वोल्टेज मिलेगा? सुबह जी गुरुजी। इस लाइन पे हमें कांस्टेंट 1.8 वोल्टेज मिलेगा? जी नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, इस रीसेट की लाइनों पे फ्लक्चुएट। रीसेट का लाइन अगर कांस्टेंट हो गया तो वो काम करेगा नहीं। अगर रीसेट लाइन बार बार फ्लक्चुएट होता रहेगा तो ये काम करता है। आमतौर पर मल्टीमीटर में इसको पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, क्योंकि इतना तेज आंख हमारा बना नहीं है जो माइक्रो सेकंड मिली सेकंड में ये जब ऑन ऑफ होता है तो हम उसको पकड़ सकते हैं। तो इसको डीएसओ के माध्यम से अगर हम देखेंगे तो ये बार बार ऑन ऑफ होता रहता है, क्योंकि ये जो रीसेट एन का लाइन सीपीयू एक बार ईएमआई को रीसेट नहीं करता है। ये ईएमआई को 1 सेकंड में कई हजार बार रीसेट करता है ताकि अपना काम को अच्छे से अंजाम दे सके। इसलिए ये लाइन कभी स्टेबल नहीं होता है। जब आप फोन ऑन करते हैं पीएमआईसी सारी वोल्टेजेस VDD-Q VDD2 देता है, उसके बाद क्लॉक चलती है और सबसे आखिरी में सीपीयू इस ईएमआई रीसेट एन लाइन को रिलीज करता है, हाई करता है, ताकि रैम जग जाए। डायग्नोसिस और ट्रबल शूटिंग क्या है? वोल्टेज चेक हॉट टेस्टिंग, फोन को ऑन करने करके इस लाइन पर वोल्ट चेक करें, यहाँ 1.8 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर 0 वोल्ट मिल रहा है तो सीपीयू रैम को कमांड नहीं भेज रहा है। इसका मतलब यह है कि सीपीयू को रीसेट सिग्नल खुद नहीं मिल रहा है या सीपीयू डेड है। डायोड वैल्यू में इस लाइन की डायोड वैल्यू अक्सर क्लॉक लाइन से थोड़ी ज्यादा हो। अगर ये लाइन शॉर्ट दिखाए तो रैम चिप के अंदर का रीसेट सर्किट डैमेज हो चुका है। स्टॉक एट 0.06 मिली एम्पियर। अगर फोन बूटिंग के वक्त एक फिक्स करंट जैसे 60 से 70 मिली एम्पियर पर रुक जाए और आगे ना बढ़े तो अक्सर ईएमआई रीसेट एन लाइन लो ही रह जाती है। इससे सीपीयू और रैम के बीच में हैंडसेट नहीं हो पाता है। लेकिन जब भी हम लोग देखते हैं 60 से 70 पर अटका हुआ है तो हम तुरंत चले जाते हैं ईएमएमसी को उखाड़ने के लिए। हमें पता चल जाता है कि क्या है कि इसका हेल्थ खराब हुआ है। यही करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन यही ईएमआई रीसेट एन का लाइन अगर लो रहेगा यानी कि 0 हो जाएगा, तब भी तुम्हें डिजिटल पावर सप्लाई में ये 60-70 मिली एम्पियर खपत करके वहीं पर स्टक हो जाएगा। रिपेयरिंग किट क्या है? क्योंकि ये लाइन डायरेक्ट सीपीयू से रैम बॉल तक जाती है, इसके बीच में कोई रजिस्टर होने की चांसेस कम होते हैं। ये डायरेक्ट कनेक्शन होते हैं। अगर रिवलिंग के बाद भी यहाँ 1.8 वोल्ट नहीं बन रहा है तो एक बार सीपीयू को रीसेट एन की सिग्नल को चेक करें जो सीपीयू से DRAM को मिलता है। सिग्नल और लॉजिक और वोल्टेज ईएमआई रीसेट एक्टिव लो 1.8 वोल्टेज अगर नहीं मिलेगा, इफ 0 हो गया, रैम विल बी स्टे इन रीसेट यानी कि डेड कंडीशन में रहे। लॉजिक DVDD ABDD LDO PLL और ईएमआई लाइंस चेक करने के बाद अब हम हैंडसेट और एग्जीक्यूशन के आखिरी स्टेज पर है। अब हमको स्टोरेज कंट्रोल इंटरफेस यानी कि eMMC UFS और सिस्टम कंट्रोल सिग्नल पर फोकस करना है चाहिए, क्योंकि अगर रैम तैयार है तो सीपीयू अब स्टोरेज से ऑपरेटिंग सिस्टम मांगने की कोशिश करेगा। तो अगला सीक्वेंस हमारा क्या बना? ओ भाई साहब, कोई तो जवाब दे दो यार, खुश करने के लिए, झूठ मूठ ही सही। क्या बोलते हो? अभी तक हमारा सीक्वेंस कैसे चला? बहुत अच्छा चला गुरुजी। अभी इसका अगला सीक्वेंस कौन होना चाहिए? हमारा लॉजिक हो गया, एबीडीडी डीबीडीडी पेरिफेरल हो गया
पीएलएल लॉजिक हो गया, DRAM SRAM हो गया, और हमारा मास्टर रीसेट एन भी हो गया। अब बचा क्या? अगर हमारा सीपीयू रेडी हो गया, रैम के साथ कम्युनिकेट कर लिया, इसका अगला पड़ाव क्या होना चाहिए? अगला तो गुरुजी फिर सॉफ्टवेयर ही चाहिए इसके लिए। सॉफ्टवेयर कहाँ रहता है? ये एमएमसी के अंदर। EMMC या UMCP? EMMC या UMCP? ये UMCP UFS को कहते हैं, UMCP UFS को कहते हैं। जी तो अगला पड़ाव हमारा आ गया। ফেসবুকটা নিয়ে আছে দেখছি কেমন অবস্থা ভেঙে যাচ্ছে পড়লেই যাবে क्या बोला है बे? गलती कुछ से नहीं मैं करो कुछ नहीं कुछ नहीं तो माइक खोल के काहे कुछ नहीं बोल रहा है बे गधेड़ा? तो हमारा लॉजिक खत्म हो गया। डीवीडीडी, एबीडीडी, एलडीओ, पीएलएल, क्लॉक जनरेशन, ईएमआई लाइन से चेक करने के बाद हम हैंडशेक और एग्जीक्यूशन के आखिरी स्टेज पर है। अब हमको स्टोरेज कंट्रोल इंटरफेस यानी कि ईएमएमसी या यूएमसीपी और सिस्टम कंट्रोल सिग्नल पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर रैम तैयार है तो सीपीयू अब स्टोरेज से ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस को मांगने की कोशिश करेगा। तो इसके बाद हमारा दूसरा स्टेज कौन सा है? स्टोरेज। अगर पूरी तरह से क्लास खत्म होने के बाद जिस दिन क्वेश्चन सेक्शन चलेगा, उस दिन अगर बता नहीं पाए ना, मैं कत्ल करूंगा तुमको एक एक पकड़ के। ये आ गया MSDCS, ये सेक्शन हमारा आ गया। अभी जरा यहां पर गौर फरमाते हैं। MSDCS लॉजिक, वोल्टेज और रैम ईएमआई के बाद अब बारी आती है MSDC, मेमोरी स्टोरेज डिजिटल कंट्रोल की। अगर रैम फोन का एक्टिव दिमाग है तो MSDC वो रास्ता है जहां से याददाश्त यानी कि मेमोरी लोड होती है। MT6769V में MSDC 0 इंटरफेस सीधा आपके EMMC या UMCP से कनेक्ट होता है। अगर यहाँ कोई भी सिग्नल मिस हुआ तो फोन सॉफ्टवेयर नहीं उठाएगा। MSDC 0 सेक्शन के क्रिटिकल लाइन, हमको इन 4 मेन एरिया पर फोकस करना है। कंट्रोल लाइंस, CMD एंड क्लॉक। MSDC 0 CMD, CPU इसी लाइन से स्टोरेज चिप को बताता है कि उसे क्या करना है, रीड या राइट करना है। इस लाइन पर 1.8 वोल्ट का पुल अप रजिस्टर होना चाहिए। अगर वैल्यू ड्रॉप है तो स्टोरेज डिटेक्ट नहीं हो। MSDC 0 क्लॉक, ये स्टोरेज की अपनी क्लॉक है, इसका इंपीडेंस चेक करें। अक्सर ये EMI लाइन जैसा ही बिहेव करता है। डाटा लाइंस MSDC 0 से लेकर डाटा 7 तक। क्या रे सुबह, जैसे रैम में 8, 16, 32, 64 होता है, तो क्या EMMC UFS में भी ऐसे 8, 16, 32, 64 होगा? नहीं। इसमें होने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि स्टोरेज का सिर्फ 8 ही लाइन है। EMMC 8 बिट इंटरफेस यूज करता है। इन सभी 8 लाइंस की डायग्राम वैल्यू एकदम बराबर होना चाहिए। अगर डाटा 0 लाइन ओपन है तो फोन बिल्कुल डेड रहेगा। अगर डाटा 1 से लेकर डाटा 7 में कोई लाइन ओपन है तो फोन कभी कभी वेरी स्लो बूट करेगा या स्टोरेज करप्ट दिखाएगा। लेकिन अगर डाटा 0 बंद हो जाए तो सेट हमारा बंद हो जाएगा। The reset and the data stop, MSDC 0 reset B स्टोरेज चिप को वेकअप कॉल देने के लिए। MSDC 0 DSL यानी कि डाटा स्ट्रोब, ये हाई स्पीड मोड HS400 के लिए जरूरी है। अगर ये लाइन ब्रेक है तो फोन लोगों पर स्टक हो सकता है। जरा चेक कर लो, यहां से समरी टेबल को चेक करो। लाइन नाम क्या है, टिपिकल डायोड वैल्यू क्या रहेगा, वोल्टेज ऑन होने के बाद क्या बनेगा, अगर फेल हो गया तो सिम्टम्स क्या बनेगा। MSDC 0 CMD 400 से 500 GR रहेगा। ऑन होने के बाद 1.8 वोल्टेज मिलेगा। अगर नहीं मिला, नो स्टोरेज, एम्प्टी के पोर्ट बनाएगा। इस तरह का फॉल्ट तुम लोगों के साथ आता है कि नहीं आता है? कभी कभी तुम लोग ISP करते वक्त जब
कमांड लाइन यानी कि सीएमडी का रजिस्टर ओपन हो जाता है, तो इस तरह का प्रॉब्लम आता है ना, और तुम्हें पता ही नहीं चलता हुआ तो क्या हुआ, यही होता है ना। जी जी सो MSDC 0 क्लॉक ये भी 400 से 500 रहेगा, और यहां पर ये स्टीडी वोल्टेज दिखाएगा, ये स्टीडी वोल्टेज दिखाएगा, यानी कि 0.9 से कम ज्यादा ये होता रहेगा, ये डायनामिक वोल्टेज है। अगर नहीं मिला तो फोन डेड ही रहेगा, बूट नहीं करेगा। ज्यादातर ये सारा प्रॉब्लम तुम्हारा तभी आता है जब तुम लोग ISP करते हो, ये बहुत ज्यादा ISP वक्त के वक्त आता है, और कभी कभी जब तुम CPU eMMC का काम करते हो तो ये प्रॉब्लम आता है, क्योंकि यहां पर ज्यादा से ज्यादा 0 ओम से लेकर 33 ओम्स का एक छोटा सा रजिस्टर लगता है, जो गर्मी के वजह से अपना वैल्यू को बढ़ा देता है, या ISP करते वक्त इसका एक सिरा छूट जाता है। तभी ज्यादातर लोग तुम्हें ये कहेंगे कि क्लॉक रजिस्टर को शॉर्ट कर दो, करना चाहिए? बोलो। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं करना। जो रजिस्टर वहां लगाया गया है सिर्फ वही रजिस्टर अगर हम वहां पर लगाएंगे तो सेफ्टी और सुरक्षा दोनों हमारे सेट को मिल जाएगा और सेट हमारा चालू हो जाएगा। MSDC 0 डाटा ये 400 से 500 मिलियन माइक एम्स 400 से 50 ओम्स के भीतर होता है। ऑल मैचेस होना चाहिए। 1.8 वोल्ट इसको VCC-Q लाइन मिलता है, अगर नहीं मिला तो हैंग ऑन लोगो या स्लो बूट करेगा। VCC ये 2.8 से लेकर 3.3 वोल्टेज का होता है, लो कैपेसिटर इसके अंदर होता है। अगर वोल्टेज ऑन हुआ तो यहाँ पर तुम्हें 3.3 वोल्टेज मिलेगा या 2.9 वोल्टेज मिलेगा। अगर नहीं मिला स्टोरेज चिप नॉट पावरिंग, यानी कि ये स्टोरेज चिप को पावर ऑन करने के लिए ये पहला वोल्टेज है। जब तक ये वोल्टेज स्टोरेज चिप को नहीं मिलेगा तो स्टोरेज चिप जो है वो पावरिंग ऑन नहीं होगा। MSDC 0 डाटा 0 हम लोग यहां पर अभी आ गए। MSDC 0 एंड डाटा 0 क्या सुबह हमें तो MSDC 0 डाटा 7 से पढ़ना चाहिए था, तो हमने 0 से क्यों पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं? शुरुआती पॉइंट है 0। ये एंट्री पॉइंट है, यहां से ही तुम बाकी सारे डाटा के पास पहुंच सकते हो। अगर यही लाइन ही तुम्हारा खराब हो गया, बाकी सारी लाइन जीवित होते हुए भी तुम्हारा कोई काम का नहीं रहेगा। इसीलिए MSDC 0 जिंदा रहना चाहिए। अगर इनमें से कोई अगर एक लाइन खराब हो जाए तो फोन तो हमारा बूटिंग होगा, लेकिन इसमें धीमापन आ सकता है, लेकिन फोन चलेगा। लेकिन अगर डाटा 0 ही करप्ट हो जाए, शॉर्ट हो जाए, खराब हो जाए, ओपन हो जाए, लीकेज हो जाए, तो वहीं से फोन हमारा ऑटोपोट की कंडीशन में चला जाएगा। MSDC 0 डाटा 0 इस पूरे स्टेज सेक्शन की सबसे VIP लाइन है, क्योंकि eMMC या UMCP इंटरफेस में बूटिंग के लिए सबसे पहला डाटा बिट 0 इस लाइन से गुजरता है। अगर डाटा 1 से डाटा 7 तक लाइंस ओपन हो जाए तो भी फोन शायद स्लो स्पीड मोड में 1 बिट मोड में बूट कर जाएगा, लेकिन अगर डाटा 0 ओपन हो या शॉर्ट हो गया तो फोन 100% डेड रहेगा या सिर्फ एंड सिर्फ मीडियाटेक पोर्ट को दिखाएगा। मेरा एक सवाल है, हाँ, क्लॉक का जो लाइन था, क्लॉक को शॉर्ट हो जाएगा, वो ऑटो पोर्ट बन जाएगा ना, कोई पोर्ट नहीं लेगा? अरे शॉर्ट होने से ऑटोपोट नहीं बनता है, ओपन होने से ऑटोपोट बनता है। यानी कि लाइन अगर बीच में से कट जाए तो ही ऑटोपोट बनता है। शॉर्ट होने का मतलब है तो जुड़ा रहना है ना। MSDC 0 डाटा 0 की टेक्निकल जानकारी क्या है? द प्राइमरी का बूटिंग के वक्त CPU और स्टोरेज के बीच का हैंडशेक इसी लाइन से शुरू होता है। पुल अप कनेक्शन इस लाइन पर हमेशा एक पुल अप रजिस्टर अक्सर 56K से लेकर 47K लगा होता है, जो VCC-Q 1.8 से जुड़ा होता है। अगर ये रजिस्टर निकल जाए तो हाई वैल्यू हो जाए तो थोड़ा
तो डाटा सिग्नल वीक हो जाएगा। क्या रे सुबह, ये लाइन जी को, गुरुजी। ये 156 रजिस्टर या 47 के रजिस्टर मुझे दिखा दोगे सर्किट के अंदर? मिलेगा? कहाँ रहता है? ये अक्सर हमारे सीपीयू के भीतर होता है, ध्यान रखना, ये अक्सर हमारे सीपीयू के भीतर ही होता है। ये डिस्क्रीट कंपोनेंट नहीं है, ये उसकी अंदरूनी बनावट है। इसीलिए जब वीसीसी क्यू सीपीयू को नहीं मिलता है तो वो डाटा को तो रीड कर लेता है मगर राइट करने में बार बार एरर देता है। अच्छा। वोल्टेज लेवल जब फोन ऑन होता है तो इस लाइन पर 1.8 वोल्ट की सप्लाई, स्टीडी सप्लाई दिखनी चाहिए। स्टीडी सप्लाई मतलब समझ में आ रहा है क्या? स्टीडी सप्लाई मतलब समझ जी में आ रहा है? निरंतर, कंटिन्यू। एकदम। हाँ, कोल्ड टेस्टिंग करेंगे। सबसे पहले इसका जीआर यानी कि ग्राउंड रेफरेंस को चेक करेंगे, जो कि MT6769B में यह वैल्यू अक्सर 400 से 550 के बीच में आती है। अगर ये वैल्यू डाटा 1 डाटा 7 से बहुत अलग है, मान लीजिए बाकी पर 450 है और इस पर 700 है, तो ट्रैक में रेजिस्टेंस बढ़ गई है। तो रजिस्टर को चेक करें। बोर्ड पर MSDC 0 और डाटा 0 के रास्ते में एक छोटा सा रजिस्टर होगा। कई बार वाटर डैमेज या मैकेनिकल शॉक से ये रजिस्टर गल जाता है। इससे बाईपास मत कीजिए, हमेशा रिप्लेसमेंट करिए। नहीं, इसको तो हम बाईपास करेंगे ही करेंगे। क्या बोलता है सुबह? सुबह इसको हम बाईपास करेंगे कि छोड़ देंगे? बाईपास कैसे करे इसको? हॉट टेस्टिंग में आते हैं। पावर बटन दबाने पर अगर यहाँ पर 1.8 वोल्ट नहीं बन रहा है तो पहले VCC क्यू सप्लाई को चेक करें। अगर VCC क्यू बन रहा है पर DQ 0 पर वोल्टेज नहीं है तो रजिस्टर ओपन है। फेल्योर सिम्टम्स क्या है? एमटी के पोर्ट ओनली, फोन पीसी पर पोर्ट बना रहा है पर फ्लैश करते वक्त SFT इनेबल DRAM फेल या बी रोम एरर दे रहा है क्योंकि सीपीयू स्टोरेज को इनिशियलाइज नहीं कर पा रहा है। जब भी तुम किसी टूल में इसको फ्लैश करने जाओगे तो इस तरह का एरर तुम्हें देखने को मिलेगा। अगर डाटा 0 की लाइन तुम्हारा डिस्कनेक्ट है या हाई वैल्यू है, SFT इनेबल DRAM फेल या बी रोम एरर दे रहा है। 0.05 से लेकर 0.10 में स्टक हो जाना, डीसी मशीन पर करंट यही रुक जाना भी MSDC इंस्टॉलाइजेशन फेल होने का सिग्नल देता है। एक बहुत जरूरी बात, आपने डाटा 0 की रीडिंग चेक की, क्या ये बाकी डाटा लाइन से बराबर है या कम ज्यादा है? बताओ। कभी तुम लोगों ने खोल के तो इसको काम किया है ना? कभी इसको चेक किया होगा क्या डाटा 0 का जो रेजिस्टेंस वैल्यू होता है वो डाटा 1 से लेकर डाटा 7 के बीच में फर्क होता है या सभी बराबर होते हैं? डाटा 0 कम होगा गुरुजी। सभी बराबर हो गए, एक जरा सा भी कम ज्यादा नहीं होगा। जैसे कि हमने डाटा 0 पर बात की तो डाटा 1 बिट EMCP या UMCP के 8 बाइट वाइड रास्ते की दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। MT6769B में ये लाइन बाकी डाटा D2 D7 के साथ पैरेलल में कम करती है ताकि OS लोडिंग की स्पीड को फास्ट कर सके। ये कम करेगा लेकिन जब तुम खोल के देखोगे तो ये कम नहीं होगा। MSDC 0 डाटा 1 की खास बातें क्या है? पैरेलल कम्युनिकेशन। जब फोन बूट होता है तो सीपीयू और स्टोरेज हैंडशेक के बाद ही हाई स्पीड यानी कि 4 बिट या 8 बिट में स्विच करता है। अगर डाटा 1 लाइन ब्रेक हो तो सिस्टम 8 बिट बोर्ड में काम नहीं कर पाएगा और ये सिर्फ डाटा 1 बिट में काम करेगा। सिम्टम्स क्या करेंगे? अगर डाटा 0 सही है पर डाटा 1 में प्रॉब्लम है तो अक्सर फोन बूट लूप में फंस जाता है या रिकवरी मोड में ऑटो एंट्री लेता है क्योंकि सिस्टम फाइल लोड करते वक्त डाटा करप्शन एरर आता है। पुल अप रिक्वायरमेंट, डाटा 0 की तरह डाटा 1 पर भी 1.8 BCCU का पुल अप होना चाहिए। कैसे डायग्नोसिस करें? यूनिफॉर्मली इसको टेस्ट करेंगे, सबसे जरूरी है। मल्टीमीटर को
डायोड मोड पर रखें और डाटा 0 से लेकर डाटा 7 तक की सारी वैल्यू को चेक करें। आइडियल सिनेरियो क्या है? अगर डाटा 0 पर 450 है तो डाटा 1 पर भी 445 455 के बीच में होना चाहिए। प्रॉब्लम, अगर डाटा 1 की वैल्यू बाकी लाइन से 50 से 100 पॉइंट्स ऊपर नीचे, तो ट्रैक या सीपीयू पैड में लीकेज है या रजिस्टर ब्लैंक हो सकता है। बोर्ड पर अक्सर 4 या 8 छोटे छोटे रजिस्टर एक बैंक होता है जो डाटा लाइंस के रास्ते में होते हैं। एक बार फिजिकल इंस्पेक्शन करें कि कोई रजिस्टर कोरोडेड या काला तो नहीं हो गया है। और रजिस्टर क्या सफेद दिखता है क्या रे? काला ही होता मतलब यहाँ कहने का, रजिस्टर के दोनों छोर में हमारा सफेद सफेद, जो कि एल्यूमिनियम का फॉयल होता है, एल्यूमिनियम का नहीं होता है तो वो निकल का फॉयल होता है, और निकल फॉयल जो है हमें सफेद दिखता है। अगर वहां पर हमें कालापन दिखे तो हमें समझ जाना चाहिए वहां पर कार्बन या जंग या कोरेशन बना हुआ है, तो उसको हम देखेंगे। ज्यादातर अगर MT6769 भी की हम बात करें तो इसमें कोई रजिस्टर नहीं होता है लगभग। ये ज्यादातर सीपीयू से डायरेक्ट इनके अंदर आपस में जुड़े होते हैं। ट्रबल शूटिंग स्टेप्स क्या करेंगे? स्टेप 1, एक्शन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। फुल टेस्ट में रीड प्रोब ऑन ग्राउंड ब्लैक ऑन डाटा 1 450 से 550 मिलीवोल्ट मैच हुई तो डाटा 0। हॉट टेस्ट में मेजर वोल्टेज ऑन डाटा ड्यूरिंग बोर्ड 1.8 वोल्ट स्टेबल मिलेगा। और रेजिस्टेंस चेक, रेजिस्टेंस अक्रॉस सीरीज रजिस्टर 0 ओम से 33 ओम से डिपेंडिंग ऑन डिजाइन। ये डिजाइन के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पर तुम्हारा 0 ओम से 33 ओम का रजिस्टर लगता है। एक छोटी सी टेक्निक देखो, अगर आपको लगता है कि ट्रैक सही है पर सॉफ्टवेयर फ्लैश नहीं हो रहा है तो एक बार स्कैटर फाइल से फ्लैश करते वक्त चेक कीजिए फॉर्मेट तो नहीं हो रहा है, यानी कि फॉर्मेट करने का कोशिश करो। अगर नहीं हो रहा है, अगर डाटा 1 फॉल्टी है तो रीड तो हो जाएगा पर राइट प्रोसेस में एरर आने की चांसेस ज्यादा होता है। तो क्या आज की क्लास को यहीं पर रोका जाए? बोलो, या और आगे बढ़ेंगे? फटाफट बोलो, ठीक है सर, यहीं पर रोकेंगे यही या? रख हाँ, क्योंकि यही आगे रख आगे हम लोगों के लिए ये यहां पर आ गया DSL, CKL, CMD एंड रीसेट भी। अच्छा, एक बात बता मुझे सुबह, MSDC 0 एंड यहाँ पर MSDC 1 दिया है, ये क्या चीज है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए किसी EMMC UFS में, तो ये होने का कोई गुंजाइश नहीं है। तो फिर ये यहाँ पर क्यों दिखा रहा है? ऐसा क्यों है? ऐसा ये होना तो चाहिए वन क्या? है ना, वही तो ये पूछ जीरो रहा हूं। उसको। जब हमारा रैम होता है वो 8 बीट, 16 बीट, 32 बीट, 64 बीट, 128 बीट का होता है, लेकिन स्टोरेज डिवाइस कभी 8 बीट से ज्यादा नहीं होता है। तो डाटा 0 से लेकर डाटा 7 तक हमारा 8 बीट हो गया। फिर यहाँ पर MSDC 1 डाटा 0 से डाटा 4 तक दिखाया, तो क्या हमारा किसी MMC UFS में 12 बीट होता है क्या? नहीं, तो यहाँ पर इसने क्यों दिखाया? आज अंधेरे में रहो, रात भर चिंता करो, कल हम इसको बताएंगे। चल जस्ट तुम्हें हिंट दे देते हैं, जब माइक्रो SD कार्ड हम डालते हैं तो इनमें से वो कनेक्ट होता है। माइक्रो SD अच्छा अच्छा कार्ड या अच्छा अच्छा। एक बार करके देखें ये कहां जा रहा है। चलो ठीक है, देख लेते हैं इसको। ये क्या है? ये क्या है? J4603, जी, यानी एक जैक लगा है ना, है ये? तो इस जी जे को देख लेते हैं थोड़ा, ये जे कौन सा, कहां से है कौन है ये महाशय एसडी कौन कार्ड, है? एसडी कार्ड से यार। तो क्या समझ में आया हमको? डाटा लाइन कभी भी 8 बीट से ज्यादा नहीं हो रहा है, नहीं होगा।
अगर एक्सटर्नल दिया है तो वो या तो ओटीजी के लिए देगा या तो हमारा एक्सटर्नल एसडी कार्ड के लिए देगा। तो कल मैं सोच रहा था तुम लोगों को अंधेरे में रख दूं, मगर रख नहीं पाया। गुरुजी ओटीजी के लिए एक्स्ट्रा होगा या यही होगा ओटीजी के लिए? यही लाइन से आपका ओटीजी के लिए वो स्विचिंग करेगा, यानी कि डायरेक्ट नहीं होगा, वो स्विचिंग करेगा। ओके। ये सीपीयू आप ऐसे समझ लो कि आपके फैमिली का मुखिया का जो काम होता है, ये सीपीयू का वही काम होता है। कब ये किसको स्विचिंग करेगा, इसकी जानकारी वो हमारे फार्मर फाइल से रिसीव करता है, फिर उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर उसको समझता है, समझने के बाद डिसीजन लेता है। आज लगभग 1 घंटा 20 मिनट हो चुका है, मेरे ख्याल से आज और ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। कल हम यहीं से चालू करेंगे MSDC 0 और DSL, ठीक है ना। ये DSL से शुरू करके फिर हम आगे बढ़े। अब बताओ किसी के मन में कोई सवाल है क्या? अरे सचिन आया है क्या आज? सचिन सामने आ जाओ भाई, सचिन देव व्यास। हिंदी अरे ये छुप के काहे बैठा है? और सुबह तुम्हें पता है मैंने आज बहुत सारे जगह में लिंक नहीं डाला, पता है क्यों? क्यों? नहीं पता गुरुजी, ऐसा क्यों? अरे कौन यार ये व्हाट्सएप के साथ लड़ाई करेगा बोलो तो। अच्छा, तो गुरुजी गुरुजी ज्यादा व्हाट्सएप जन चेंज भेज कर ही नहीं दीजिए। दे रहा है। हाँ, मैं सोच भी यही रहा हूं कि हमारा टोटल ग्रुप को हम अरताई में ट्रांसफर कर देंगे। हमने तो रजिस्टर कर लिया। रजिस्टर तो हम बहुत पहले से किया हुआ है, तुमने उस दिन मेरे से सवाल भी किया, मैंने तुम्हें फटाफट जवाब भी दिया। क्या है गुरुजी, अरे आता ही गुरुजी क्या है? तब तो आप जो नहीं करते थे, आपको तो लिंक भेजा था मैंने कि जो कीजिए जो कीजिए। अरे जोहो मैंने पहले से